30 सहभागी है प्रशिक्षणार्थी, उनका बहुत बहुत जोरदार अभिनंदन करते हैं। और निश्चित योगाहार में जो भी भाई बहन है वो उनके इसमें भी सेवा दे। और आज प्रथम सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं। और हमारी ऊर्जावान बहन प्रणीता ताई साकरे जी बहुत ही ऊर्जावान बहन है। और उनका जन्मदिन 10 तारीख को ही था, मुझे पता नहीं था, मगर फिर भी मैंने उनका जन्मदिन आज इस योगाहार मंच पर हम मनाएंगे, क्योंकि किसी का भी जन्मदिन है, एक मैं हूँ या फिर योगाहार कार्यक्रम के कोई भी सदस्य है, सबका जन्मदिन हमें योगाहार क्लास में मनाना ही है। तो इसलिए कोई भी अपना है तो बताते जाए। जैसे कि मैंने प्रणीता ताई को चैट बॉक्स उनके इसमें व्हाट्सएप में डाला था, मगर वो ना देख पाए और फिर इसलिए गलती से वो रह गया। इसलिए उनका जन्मदिन आज हम मनाएंगे। तो प्रणीता ताई, आप अपना वीडियो भी ऑन करिए ताकि हमें दिख जाए। आवाज आवाज आ रही है मेरी, प्रणीता ताई? हाँ दीदी, आवाज आ रही है। हाँ चलिए, तो सबसे पहले मैं ही 2 लाइन आपके लिए बहुत बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्रणीता ताई, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से आदरणीय बहन प्रणीता ताई आपको। जी हो आगे और भी सदन में जो भी भाई बहन है वो फटाफट दे सकते हैं शुभकामनाएं। जी हो, अपना अपना माइक ऑन करें। प्रणीता ताई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको हमारी सबकी ओर से ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें और परिवार के साथ सुखी रहें। ओम प्रणाम। ओम प्रणीता ताई को हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी सेहत अच्छी रहे और आपके हाथ से देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और परिवार की सेवा भी चलती रहे। धन्यवाद। जी हो, जी आगे। प्रणीता ताई को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप चिरायु हों, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। जी हो। जी जी इस देश में भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के आगे बढ़ने वाली एक गांव की बेटी और बिहार जंगलों में और भिन्न विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में इस देश और धरती माता को और समाज को दिशा देने वाली बहुत ही ऊर्जावान इस देश हमारी वीरांगना योगाहार की आदरणीय बहन प्रणीता साकरे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि निरंतर इसी प्रकार से आप इस देश को, इस समाज को, इस बालाघाट को, इस मध्य प्रदेश का नाम, क्योंकि आप बेटियों सहित आप पूरा परिवार इस समाज सेवा में लगा है, ऐसी प्रकार से लगे रहें, पूर्ण स्वस्थ रहें, समृद्ध बने और प्रगति करें। ऐसी शुभकामना के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो ऐसे सामाजिक कार्य इसी ताकत से करती रहें। आदरणीय प्रणीता ताई को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। आदरणीय बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही चंदना की धरती पे चंदन की तरह महकती रहें, अपनी सुगंध बिखेरती रहें। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
ओम। आदरणीय प्रणीता ताई, आप तो साक्षात वीरांगना हो। ऐसा ही सबको, हम महिलाओं को और सब देशवासियों को आपसे प्रेरणा मिले। जन्मदिन की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, सब मंगल हो, आपकी कामना पूर्ण हो। ओम प्रणाम। जी ओम। प्रीता ताई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। जी प्रणाम। आदरणीय बहन प्रणीता ताई, स्वर कोकिला वीरांगना और ऊर्जावान बहन को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रणीता बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई हो। जियो हजारों साल। धन्यवाद। आदरणीय स्नेही प्रणीता ताई, जो नारी जागरण और देश जागरण, समाज जागरण, परिवार जागरण, सब तरफ इतनी ऊर्जा से कार्य कर रही है। प्रभु आपकी ये शक्ति हमेशा बनाए रहे और आप चिरायु हो। सब दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रह के इसी प्रकार से कार्य करते रहें। ओम। प्रणीता दीदी, आदरणीय प्रणीता ताई जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो और आप राष्ट्र की सेवा ऐसे ही करते रहें। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन। प्रणीता ताई को बहुत सारी शुभकामनाएं। दीदी के भीतर जो ऊर्जा है वो चंदन पूरे देश भर और विश्व के लिए फैले और शीतलता प्रदान करे और ऊर्जा मिलती रहे। ऐसे ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते, गुरु का आशीर्वाद उनको सदा बना रहे। ओम। और भी किसी भाई बहन की कमेंट शुभकामना देना रह चुका है तो सादर आमंत्रित है। जी जी मैं बोलना चाहता हूँ प्रणीता दीदी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जो भी आप गीत करते हैं, इतना बढ़िया, इतना अच्छा लगता है। मैं जी आपका जी जीवन ओम। मंगलमय आदरणीय रहे। प्रणीता ताई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों और आजीवन स्वस्थ रहें। जी ओम। ओम। प्रणीता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहें। हनुमान चालीसा का बहुत सुंदर पाठ करती हैं आप, उसके लिए सुंदर पाठ करते रहें। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से प्रणीता बहन को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम ओम। आज हमारी प्रणीता दीदी साकरे बहन जी, आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जब भी अपनी बातों को रखती है, वाणी को रखती है, आपके वाणी में सरस्वती विराजमान रहती है और जो प्रेरणाएं मिलती है हम लोगों को, हम सभी इसके ऋणी रहेंगे। आपका अनवरत सेवा का क्रम ऐसा चलता रहे। इस शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम। जी प्रणीता ताई। जी मिथिलेश सिंह जी। जी हो। मिथिलेश बहन जी। ओम। सदन को नमन वंदन और प्रणीता बहन को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम तव विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम
जन्मदिनं तव। जी ओम, प्रणाम सभी को। शायद अब लगभग सदन ने आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी को बधाई शुभकामनाएं जन्मदिन की दे दी हैं और अब दूसरे सत्र में चलते हैं। एक मिनट जी, जी आदरणीय, एक मिनट प्रणीता ताई, आप भी अपनी बात रखिए। जी ओम। प्रणीता ताई जी। हीरालाल भैया बोल रहे हैं, हीरालाल भैया। आदरणीय कुशवाहा जी। जी बहन जी, बोलिए बोलिए बहन जी। जी मेरे इस योगाहार श्रेष्ठतम मंच को, मंदिर को, और इस मंदिर में विराजमान सम्माननीय सभी मेरे वरिष्ठ बुजुर्गगणों को, मेरी सभी मातृशक्ति को मैं सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। मेरी सम्माननीय इस योगाहार मंच का सर्वश्रेष्ठ संचालन करने वाली रंजना दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा डांट भी दूंगी आपको। आज शाम को आपका फोन आया कि जन्मदिन मनाना है। मैं कहा दीदी रुकावट नहीं करना किसी कार्यक्रम के लिए। फेसबुक पर बहुत कमेंट्स आए, आशीर्वाद मिला, लेकिन अपने आगे के कार्यक्रम के क्रम चलते रहे। हमारा जन्मदिन तो क्या है, आते जाते रहेगा, लेकिन अपने कार्यक्रम में कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। लेकिन आप थोड़े से हठी स्वभाव के हैं और फिर भी आपने अपने मन की बात को फिर से आपने प्रकट कर ही लिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप सभी लोग मेरे से आयु से, ज्ञान से, हर क्षेत्र में बड़े विद्वान हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं योगाहार से जुड़ी और आप सभी ने बड़े अच्छे से आशीर्वाद दिया, शुभाशीष, शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी ने लघुता में प्रभुता ये दिखाई है। आप सभी की महानता है और आपके सर्वश्रेष्ठ सभी सम्मानियों को, महान चरित्र व्यक्तित्व को मैं नमन करती हूँ। और आप सभी से आप सबने प्रार्थना किए हैं और निरंतर ही मैं इस ईश्वरी कार्य में, प्रभु कार्य में लगूं और यह जीवन मेरा छोटे से एक चींटी की तरह लगता रहे, यही आप सभी से और प्रभु से प्रार्थना है। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और ऐसी ऊर्जा मिले। इस योगाहार मंच की मैं जितनी महिमा गाऊंगी उतना कम है। बहुत कुछ दिया है इस योगाहार ने, इसलिए मैं और मेरा परिवार हमेशा ऋणी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। सम्मानीय हमारे बड़े पिता स्वरूप श्री मुन्नीलाल भैया जी केवल एक ही बार आए हैं चंदना की पावन धरती पर, लेकिन उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की, इस गांव की और परिवार के बारे में जो बताते हैं, मुझे लगता है कि मैं आपके शब्दों को और भाव को हृदय में समाहित करके हमेशा चिंतन करते रहती हूँ। पता नहीं ये कैसा रिश्ता इस गुरु ने दिया है, उसको निभाने का हे ईश्वर मुझ में साहस रहे, साहस बने और मैं हमेशा कृतार्थ बनकर रहूं, जीवन को उस ओर लगाने का प्रयास करूं। मेरे से जितनी क्षमता है, क्षमता को आगे ईश्वर और बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको, मेरे एक एक योगाहार के सभी सम्माननीय सैनिकों को, सभी वरिष्ठों को, सभी साधुओं को, सभी सन्यासियों को, सभी योगियों को मैं सादर पुनः नमन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, जय हो कल्पना दीदी आपकी, जय हो, जय हो। हमारे दिनेश भैया जी हैं, आदरणीय हमारे पवन जी भाई साहब हैं, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ओम। आगे का सत्र हमारा चालू रखें। धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हीरालाल भैया आप कुछ कहना चाहते थे? जी बहन जी, मैं सबसे पहले तो रंजना बहन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने हठ योग का प्रदर्शन किया और प्रणीता ताई के गुस्सा, क्रोध और डांट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने भाव प्रकट कर दिए। ये हमें बड़ी खुशी बात है, अच्छा लगा। और जहाँ तक साकरे बहन जी की बात है, इनके जो
व्यक्तित्व है, प्रभुत्व है, या इनका महत्व है, और इनकी जो समग्रता है, पतंजलि से जुड़े कार्यक्रमों से, विचारधारा से, क्रियाकलाप से, गौपालन से लेके हो, या बच्ची को आचार कुलम में शिक्षा से हो, आपके गायन से हो, आपकी आवाज़ हो, कितनी भी चीज़ें कही जाए, तो मुझे लगता है कि पूरा योगाहार की महत्ता एक तरफ है और बहन जी की महत्ता एक तरफ, मतलब लगभग 50-50 होगा, ऐसा मेरा सोचना है। और मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति भी नहीं होगी और कोई इस बात से नाराज भी नहीं होगा, कोई भी घर सदस्य। तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। और बहन जी से निवेदन है कि मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए है, तो आपका मोबाइल नंबर आज ही अभी कुछ देर में दे दीजिएगा, और मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा न करते हुए हीरालाल भैया, आप मैं सभी आपको को नंबर बहुत डाल दूंगी। हीरालाल भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको नंबर भेज दूंगी। अभी और आधे चलिए, घंटे में चाहिए मुझे, आधे घंटे में जी, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कार्यक्रम समापन होने के पहले पहले नंबर मिल जी बहन। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर हमारे आज का योगा सत्र डॉक्टर रोशनलाल भैया ने लिया, और उसमें हनुमान चालीसा आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया ने, और गीत हमारी ऊर्जावान बहन प्रणीता ताई ने, और जन्मदिन भी आज हमने बहुत धूमधाम से मनाया। ऐसा ही है जन्मदिन, हमारा योगाहार का सबका मनाना है, और सबकी एक एक ये है भूमिकाएं है, ऐसा नहीं है। सारे योगाहार के सभी सदस्य, उनकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है और अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं योगाहार में। सभी श्रेष्ठवान ऊर्जावान सभी भाई बहन है, और इसी तरह रहे, आगे बढ़े। और मैं अभी ज्यादा समय न लेते हुए, और समय हो गया है हमारा, और हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी ही है, कृषि वैज्ञानिक जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से है, और आज उनका विषय है जैविक प्राकृतिक खेती पर वो हमें चर्चा और मार्गदर्शन भी करने वाले हैं। तो इसलिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया जी। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, सभी को पुनः प्रणाम। जैसा कि बहन जी ने आज्ञा दी है कि हम चर्चा करेंगे आज हमारी खेती की, तो सभी अभी जो खरीफ का हमारा समय चल रहा है और सारे हमारे किसान भाई लगातार इस ओर अग्रसर हैं, तो हम चर्चा पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें इस बात की, हम अभी हमारे पास कुछ समस्या हो और उनको हम किस तरह से प्राकृतिक तरीके से हम उनको दूर करने का प्रयास करें। तो इस पर मैं थोड़ा सा सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, हमारे जो किसान भाई हैं वो उस पर थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या अभी समस्याएं हैं और जिनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, और जो भी चीजें आपको ऐसी लगती है कि जो सर्वसाधारण है उन पर भी हम बात करेंगे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसकी मिल सके। और अभी जो स्थिति बन रही है, हमारा मध्य प्रदेश जो पहले सोयाबीन स्टेट कहलाता था, अब ये स्थिति है कि हमारा सोयाबीन धीरे धीरे मध्य प्रदेश से खत्म होने वाला है। मतलब जो दर्जा था मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का, वो महाराष्ट्र शिफ्ट हो सकता है बहुत जल्दी। अब हम मक्के में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम मक्का स्टेट बन जाएंगे। तो उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और किस तरह से हम हमारी खेती में हमारे कार्य होने चाहिए, हमारी जो क्रियाकलाप होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी मोनोटोनस हो गई हमारी खेती अभी, खास तौर से मध्य प्रदेश में। और जो हम खरीफ की जब हम बात करते हैं, तो खरीफ में जहां हमारी कम से कम 15-16 फसलें हुआ करती थी, वो आज एक स्थिति ये हो गई है कि हमारा जो एक क्रॉप पे फोकस हो गया। चाहे धान वाले क्षेत्र में जाए तो वहां धान हो रही है, मक्के वाले क्षेत्र में जाए तो मक्का हो रहा है, और भी दूसरी क्रॉप जिनमें वर्षाकालीन, जहां पर वर्षा में उनकी श्योरिटी है कि वो उत्पादन उनको मिलेगा, तो वो उसी पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा
हम लोगों का ध्यान चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप की डाइवर्सिटी पर ध्यान दें। अगर हम आज नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में ये जो हमारा एक फसली पद्धति है ये हमारी खेती को बहुत तेजी से खराब करेगी। जब हम एक तरह की फसल लेते हैं तो उससे हमारे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हमारी जमीन के ऊपर, कि जमीन में जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व उसके साथ साथ हमारे एक तरह के पोषक तत्व एक मतलब बार बार निकलते हैं, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं उनकी जो डिमांड होती है उस तरह के पोषक तत्वों की होती है, और उन्हीं तरह के पोषक तत्व बार बार लेने से उस जमीन में दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और जो इम्बैलेंस होता है कि एक ही तरह का पोषक तत्व हम अप्लाई भी करते हैं और पौधे भी बार बार उनको लेते हैं, तो जो जमीन के अंदर है, जो भूमि के अंदर है, उनका असंतुलन हो जाता है। और ये असंतुलन क्या है कि जो सिस्टम है भूमि का पोषक तत्वों को लेने का, कि वो अगर बैलेंस में है, एक निश्चित साम्यता में है, निश्चित सांद्रता में है, तो एक दूसरों को वो पौधों को द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। अगर किसी की भी मात्रा बढ़ती है तो वो दूसरे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो अगर इनकी मात्राएं कम ज्यादा हमारे भूमि में, इसको एक तरह का इक्विलिब्रियम बनता है ये भूमि के अंदर, और वो इक्विलिब्रियम अगर टूटता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो उत्पादकता है वो कम होती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी भूमि की उत्पादकता ठीक हो, इसके लिए भी हमारी जो फसल विविधता है वो जरूरी है। दूसरी बात आती है रोगों की। तो एक ही तरह की फसल लगाने से एक तरह के रोग ज्यादा आते हैं, और फिर कुछ समय बाद ये रोग ही उस फसल को हटाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे सोयाबीन में लगातार सोयाबीन ली और फिर वायरस ने इतना आतंक किया, येलो वेन मोजेक वायरस ने, कि हमको धीरे धीरे उससे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उत्पादकता बहुत कम हो गई। दूसरी, जमीन में कई तरह के न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। जो जमीनें बहुत अच्छी थी उनमें भी 4 क्विंटल 5 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन नहीं हो रहा, जहां पर शुरू में 12 क्विंटल और कई लोगों ने 18 क्विंटल तक प्रति एकड़ सोयाबीन लिया, वो भी 2 क्विंटल 3 क्विंटल और 4 क्विंटल पे आके रुक गए। तो जो उत्पादकता घटी, और उत्पादकता घटने का पहला कारण भूमि में पोषक तत्वों की कमी हुई, एक तरह के पोषक तत्वों की, और दूसरी भूमि में जो हमारी रोग जो है, जैसे कॉलर राट है, जो सोयाबीन में रोग आते थे, प्रमुखता से रोग आते थे, वो ब्लाइट आती थी, कॉलर राट आते थे। तो जमीन से भूमि से जनित रोग जो है वो तेजी से बढ़े, और जो वायरस है येलो वेन मोजेक वायरस, तो उसने उसकी वो जो सोयाबीन उत्पादकों की कमर तोड़ दी, और हमारे किसान भाई सोयाबीन की खेती से विमुख हो गए। और जहां 2.5 लाख 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती थी, वहां आज 5,000 और 10,000 हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जा रही। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि भारत सरकार भी सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है तिलहन के ऊपर, और अगर तिलहन में अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो आयात है, इंपोर्ट का जो लोड है वो सरकार पर पड़ता है। तो दूसरी बात, अभी जैसे मक्का हमारे यहाँ हो रहा, तो मक्के की बीमारियां और मक्के के कीड़े हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में इसमें से कोई एक चीज ऐसी होगी जो हमें, चाहे वो कीट हो सकते हैं या बीमारी हो सकती है। पिछले समय में हमने फॉल आर्मीवर्म का देखा था, अभी तो फॉल आर्मीवर्म पिछले 2 साल 3 साल से उतना प्रभाव नहीं दिखाया, लेकिन उसके पहले उसने अपना रौद्र रूप दिखा चुका है। और जिस साल फॉल आर्मीवर्म आया था, उस वर्ष किसानों को उत्पादन बिल्कुल नहीं मिला था, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, और किसी ने सिर्फ फसल को मतलब जमीन में मिलाया था। तो निश्चित रूप से ये इस तरह की स्थितियां हमारे बीच, ये जो हमारी मोनोटोनस क्रॉपिंग है उससे आ रही है। तो हम अगर इनमें फसलों का चयन करने में ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारी भूमि की उत्पादकता बढ़ेगी, और जो हम फसल उत्पादन के जो सिद्धांत है, जिसमें प्रमुख सिद्धांत है क्रॉप रोटेशन, उसको भी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि एक फसल लेते हैं तो उसके बाद रोटेशन की हमारी जो संभावनाएं है वो हमारे पास खत्म हो जाती है। तो हम मूंग ले सकते हैं, बरबटी ले सकते हैं,
हम ज्वार ले सकते हैं, हम तुअर ले सकते हैं, हम मूंगफली ले सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी विंडो है खरीफ में भी, पर हम चूंकि हमारे किसान भाई ने मन बना लिया है कि हमको अब मक्का ही लेना है, तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है। उसके कारण हम इस क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। तो इस पर बहुत विशेष फोकस देने की जरूरत है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम कुछ नहीं, जहाँ पहले कोदो, कुटकी, रागी, जगनी होती थी, वहां पर हम आज मक्का लगा रहे हैं और वहां पर 4 क्विंटल 5 क्विंटल ऐसा मक्के का उत्पादन हो रहा है, जो कि बहुत चिंतनीय है। और उसमें मक्के की जो लागत हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, कई जगह हमारी चर्चा हुई तो उनकी लागत आ रही है 10,000 से लेकर 15,000 रुपए प्रति एकड़। 15,000 रुपए प्रति एकड़ लगाने के बाद कई किसान भाई 5 क्विंटल मक्के का उत्पादन ले पाते हैं। बहुत जो एकदम पहाड़ी अंडुलेटेड जमीनें हैं उसके ऊपर मक्का ले रहे हैं, तो 5 क्विंटल अगर वो मक्का लेते हैं तो वो होता है 10,000 का। 15,000 लागत लगाने के बाद अगर हमारे किसान भाई 10,000 रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं, मतलब 5,000 रुपए का घाटा, और 4 महीने जो खेत में काम किया वो अलग। तो ये सारी चीजें देखते हुए निश्चित रूप से हमको फसलों का चयन करने में सावधानी बरतनी है। और जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, जो फसलें हमारे क्षेत्र में बोई जाती थी, उन पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। जैसे कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, जगनी, इन पर भी जो रामतिल है, नाइजर है, उसको भी हमारे किसान भाई बोए। तो ऑयल सीड में बहुत बढ़िया उसका काम है और बढ़िया, मतलब आपका उसका जो तेल है वो भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इन चर्चा के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आप लोग हैंड रेज करें। शायद बने सिंह आर्य जी का हैंड रेज था, आदरणीय बने सिंह आर्य जी। बने सिंह भैया हैं? अशोक पटेल जी, पटेल साहब, स्वागत जी ओम। मैं तिलहन और कौन कौन सी फसल में उत्पादन अनुदान दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी और बताने की कृपा करें। जी, जैसे तिलहन में हम जगनी की बात करें, नाइजर, तो नाइजर में अगर हम जगनी अगर बोते हैं, तो अगर जैसे आपकी फसल है, अगर हम आपका जो अगर मालवा और ये वाला जो बेल्ट है आपका नर्मदापुरम वाला, इसमें अगर आपकी जमीन में पानी नहीं रुकता है, जहाँ धान के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उन जमीनों में अगर हम जगनी अगर बोते हैं तो निश्चित रूप से वो 7-8 क्विंटल तक हो सकती है। और उसके जो जगनी क्या होती जगनी? ये काला बीज होता है भैया, छोटा छोटा। इसको अब आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं, ये अगर आप इधर आते हैं छिंदवाड़ा की तरफ, तो ये जो हमारा तामिया है, जुन्नारदेव है, हर्रई है, अमरवाड़ा है, इस क्षेत्र में होती है। फिर इधर बालाघाट में लगाई जाती है, जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें। फिर मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा क्षेत्र में लगाई जाती है, रीवा तक लगती है। तो जगनी, हाँ जगनी है। इसका जो बारिश में लगती है, थोड़ा सा लेट लगाते हैं, अगस्त में इसकी बोनी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी जो बालाघाट के क्षेत्रों में ठंड में भी लगा रहे हैं, मतलब हमारी एक फसल कट जाती है उसके बाद भी लगा रहे हैं, तो उसको भी लगाते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया है, तेल बहुत अच्छा होता है। कितने महीने की फसल है ये? यही 100 से 120 दिन में आ जाती है भैया, बहुत बढ़िया। और आप जैसे खेत में आप देखेंगे तो एकदम पीला पीला खेत, बिल्कुल ऑरेंज खेत दिखता है जब ये फूल पे आती है तो। और अभी जो रेट है एमएसपी 9,000 रुपए गवर्नमेंट ने उसकी डिक्लेयर की है, तो बहुत बढ़िया फसल होती है। मैं फोटोग्राफ्स अभी इसमें शायद नहीं होंगे, मैं प्रयास करता हूँ आपको फोटोग्राफ दिखाने के, अगर मेरे पास होते हैं तो मैं इसको आपको साथ में दिखाने के लिए भी प्रयास करूंगा। जी भैया। और लागत कुछ नहीं, सबसे बड़ी चीज इसमें 2 किलो बीज लगता है प्रति एकड़। 2 किलो बीज में हो जाता है। 2 किलो बीज अगर हम 200 रुपए किलो भी अगर हमको मिलता है
तो भी हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा तिल हम ले सकते हैं, तिल में काली तिल भी ले सकते हैं, सफेद तिल भी ले सकते हैं। और तिल जो है तेल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज्यादा अगर ऑयल परसेंटेज होता है तो तिल में होता है। तो तिल की खेती भी हम लोग, हमारे किसान भाई कर सकते हैं वर्षा ऋतु में। और इसमें भी जो हमारा जो बीज लगता है वो 2 किलो बीज लगता है तिल का भी, और उत्पादन इसका भी आप 7-8 क्विंटल ले सकते हैं। और इसके रेट तो आप जितना चाहो, मतलब इसका तेल, तिल का तेल तो ऐसा है कि आप 300 रुपए लीटर से लोग 500 रुपए लीटर तक तिल का तेल बेच रहे हैं। जी अशोक भैया, और कुछ आपको कहना है? कौन कौन सी फसलों में उत्पादन अनुदान मिलता है, ये पूछ रहा था। जी जी, देखिए आपने तिलहनी फसलों की बात करें तो हम 2 फसलें, हम इस समय 3 ले सकते हैं। हम तिल ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, और ये नाइजर जगनी ले सकते हैं। तो तीनों में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और बढ़िया फसलें। जहां पर थोड़ी जमीन हल्की, मतलब ब्लैक सॉइल नहीं हो, वहां मूंगफली भी बहुत बढ़िया होती है। मूंगफली के लिए थोड़ी सॉइल हल्की होना चाहिए, भारी जमीन में मूंगफली नहीं होती, क्योंकि उसमें जो फूल आते हैं, फूल आने के बाद उसका जो वो बनता है वो जमीन में जाता है। तो जमीन में जाते समय उसको थोड़ा सा पेनिट्रेट करने के लिए, जमीन में घुसने के लिए उसको जगह चाहिए जो फली बनती है उसके लिए। तो मूंगफली भी बहुत बढ़िया है, तिल तो बहुत बढ़िया है ही, तिल की खेती सर्वोत्तम है। तिल से आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा। और ये जो नाइजर मैंने बताया, इसको भी आप ले सकते हैं। जहाँ हल्की जमीनें हो, आपके पास कुछ अर्रा बर्रा हो, ऐसी पहाड़ी जमीन हो, उस पर अगस्त में आप, मतलब आप इसको लगा सकते हैं। अभी उस पर अगस्त तक है, 15 अगस्त 30 अगस्त तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। जी गौर साहब, ML गौर साहब। जी ओम, सादर प्रणाम सर। मेरा एक मन में विचार था या बात थी कि जो आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि विशेषकर मध्य प्रदेश में जैसे सोयाबीन जा रहा है, अभी धान के क्षेत्र में धान लग रही है, और अभी मक्का का जो बड़ा हुआ है क्षेत्र, तो एक ही फसल से रेगुलर लगाने से तो फसल, जमीन खराब हो ही रही है। तो क्या शासन की तरफ से भी इस टाइप की कोई योजना है कि किसानों को मोटिवेट किया जाए? क्योंकि किसान तो एक भेड़ चाल की जैसे चल रहा है कि सोयाबीन खत्म हो गया तो भैया मक्का लगा दो। तो रेगुलर इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में भी मैं देख रहा हूँ कि मक्का लगा दी। और अभी इस बार भी मक्के की फसल इतनी अच्छी नहीं है जो कहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो मक्का थी बहुत अच्छी थी। तो क्या शासन इस प्रकार की और ऐसी कोई योजना लेके आ रहा है क्या? और जिस जगनी के बारे में आपने जो बताया कि जगनी या जो किसान नई फसल लगाने में थोड़ा सा सकुचाता है, तो अगर ऐसा कोई सर्वे हो, जैसे अशोक भैया ने बताया, हम लोगों की एरिया की ब्लैक सॉइल है, पर कुछ एरिया जो हमारे साइड में है नर्मदापुरम का, जो हिरणखेड़ा और सुमलबड़ा और उस एरिया में जहाँ थोड़ी हल्की जमीन है, तो वहां लगाई जा सकती है क्या? तो ऐसी कोई प्लानिंग हो, ट्रेनिंग हो तो वो बताएं। जी ओम, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए भारत सरकार इसके ऊपर लगातार काम कर रही है, जो आपका फसलों के विविधीकरण पे, और ऑयल सीड पे मिशन भी है, ऑयल सीड मिशन। और इस पे भी हमारी जो किसानों को उसमें बीज दिया जाता है अलग अलग, उसमें जो इनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत जो हमारी तेल वाली फसलें हैं, इनका बीज और अन्य सुविधाएं भी विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। तो आप उसके लिए इनसे, जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और जो उत्पादकता की बात हम कर रहे हैं कि हमारी जो धान की फसल है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में लगातार जब हम इनको फसलों को लेंगे तो इनकी उत्पादकता कम होगी, या हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो उनका यूटिलाइजेशन हमको ज्यादा करना पड़ेगा। हम जहाँ हमारा मतलब कम संसाधनों में, कम खाद में, कम उसमें ये चीजें अच्छा उत्पादन देती थी, वहां हमको
अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जैसा सोयाबीन का एक उदाहरण लेता हूं मैं। जब हमारे यहाँ सोयाबीन इंट्रोड्यूस हुआ था मध्य प्रदेश में, तो शुरू में काला सोयाबीन आया था, उसके बाद फिर बाद में पीला आया, पंजाब वन और दूसरी वैरायटी आई। तो वो जो पीला सोयाबीन आया, पीला सोयाबीन आने के बाद जो उत्पादन होता था उसमें 15-16 क्विंटल आपका जो नर्मदापुरम और जो अच्छा बेल्ट था वो आराम से ले लेता था। और ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा खाद की और उसकी जरूरत पड़ती थी, और बहुत ज्यादा बीमारी भी नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे गर्डल बीटल आया, सेमिल ऊपर आया, फिर थोड़ा सा शुरू में ये हमारा जो येलो वेन मोजेक आया, और अब ये हुआ कि येलो वेन मोजेक पूरा का पूरा खेत में आ जाता है। अगर आपने एक बार ससेप्टेबल कोई वैरायटी आपकी आई तो वो पूरा का पूरा येलो वेन मोजेक से हमारा खेत भर जाता है, और उसमें मुश्किल से क्विंटल 1.5 क्विंटल हमारा बीज निकलता है। वो भी पूरा मतलब श्रिंक होता है, मतलब वो बहुत अच्छा, जिसके हमको जो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का जिसको हम बोलते हैं, तो वो नहीं होता है। तो ये हमारी जो उत्पादकता में कमी होती है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो हम इस बार तो पीला मोजेक मूंग में भी आ गया था सब। हाँ, हमारे क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा हमको देखना है, वैरायटी चेंज करना है, दूसरा फसल बदलना है। मूंग आपका जो अब आपका जो क्षेत्र है गर्मी में, आप मूंग और मूंग हो गया, तो उसके कारण भी आपके यहाँ समस्या है। जी, अभी इस बार एक चीज और देख रहे हैं सर कि बरसात काफी लंबी, अगर बीच में महीने भर हो गई थी तो पानी की मात्रा अच्छी हो गई थी, परंतु मुश्किल से 5-7 दिन या 1 हफ्ते के करीब जो बारिश नहीं हो रही है, उसके धान के खेतों में दरार फट गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रोटावेटर से धान के खेत को मचाया जाता है, तो उससे जो नीचे परत बन गई है, उसमें जमीन में ना तो पानी जा रहा है नीचे, और जो 9 इंच तक मुश्किल से जमीन थोड़ी सी वो है, उसी में पानी रह के और दरार फट जा रही है। तो नीचे से कोई नमी भी नहीं आ रही। जी गौर साहब, बहुत सही आपका चिंतन है। जो इसकी बात कर रहे हैं हम जितना धान की फसल ले रहे हैं, जो भी हमारे धान वाले क्षेत्र है, उनमें हमारी जो आप 1 फीट पे कहें या 9 इंच पे कहें, 10 इंच पे कहें, ये हमारी एक हार्ड पेन बन गया है। ये लगातार रोटावेटर उस लेवल पे चलता है, तो वो लेवल पे एक ऐसा वो बन गया है कि आपका पानी नीचे जाता ही नहीं है। तो सभी किसान भाइयों से, जो बड़े किसान भाई हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि एक चीजल प्लाऊ आता है, चीजल प्लाऊ, तो उसको ले लें। ये क्या है कि ये ब्रेक करता है, जो आपका हार्ड पेन बनता है इसको ब्रेक करता है। तो उसका अगर उपयोग करें तो वो बहुत आसानी से आपको, मतलब खेत में बीच में आप एक लाइन उसकी मार दें, 10-10 फीट की दूरी पे खड़ी लाइन मार दें, आड़ी लाइन मार दें, तो ये आपका पूरा काम करेगा। तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ये सिंगल टाइम्स में आया ना सर? हाँ, सिंगल टाइम्स में होता है, सिंगल ही होता है। हाँ, जैसे हाँ जी। अभी कुछ लोगों ने लिया है इस बार, तो देखते हैं सर। तो उसको क्या रेगुलर मतलब साइड में करना है, या 10-10 फीट की दूरी पे भी कर सकते हैं? इसको बीच में से आप कर सकते हैं, कहीं से भी, मतलब आड़ा खड़ा जहां आप जगह मिले वहां से बीच में से कर सकते हैं। हाँ, नहीं, जैसे कि हम कल्टीवेटर को करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या प्लाऊ भी करते हैं तो एकदम कंटिन्यू करते हैं, तो क्या इसको बीच में 10-10 फीट की दूरी पे किया जा सकता है? बिल्कुल वैसे ही करना, उतने से भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो पानी ब्रेक कर देगा उसको। जी। एक मिनट के लिए जरा ये कचरे वाला आया, तो थोड़ा सा आप संभाल लेंगे, मैं आपसे जी। आदरणीय गौर साहब ने जो सवाल किया है कि फसल विविधीकरण आपके जिले में नर्मदापुरम में संचालित है, और उसमें यही उद्देश्य है कि फसल का हम जो है विविधीकरण करें, और मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है इसी उद्देश्य से चलाई गई, जो आपने आज सवाल किया है कि किसान बदलें, धान की जगह अन्य फसल लगाएं, गेहूं की जगह सरसों लगाएं, ये वही उद्देश्य है। दूसरा, आपने जो कृषि यंत्र की बात की है, कृषि यंत्र के लिए आदरणीय अपने शरद वर्मा जी जो है अपने बीच में है, अपने परिवार के सदस्य हैं। किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र किसान भाइयों को लेना है अनुदान के रूप में, जो भी वो उनसे संपर्क कर ले,
तो निश्चित अपनी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई भी कृषि यंत्र आए हैं नए प्रकार के, नए जो भी, उनके बारे में शरद वर्मा जी से संवाद कर सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा भी रहेगा। तो और शरद वर्मा जी मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं, तो शायद बताएं कि जो चीजल आया हुआ है वो चीजल जी जी भी क्या सब्सिडी रेट पे उपलब्ध है? बताएं शरद भैया। शरद वर्मा जी हैं? एक सेकंड में देखता हूँ, शायद नहीं दिख रहा है। हैं? हाँ, दिख नहीं रहे अभी। जैसे ही हो जाएगी तो अभी मैं उनको बोल देता हूँ, या आप कॉल कर ले तो उनसे। जी जी जगनी के ये फसल विविधीकरण में अभी कौन सी फसल लगवाई थी आदरणीय मनीलाल जी आपने, और कैसा क्या उसका सिस्टम? सरसों, गेहूं की जगह सरसों लगवाया था। किसानों का अभी गेहूं से ज्यादा फायदा हुआ क्या उसमें? नहीं, अभी तो एक एक एकड़ में अपन वो किया था, एक एक एकड़ में लगवाया था, और उसमें सरकार जो है 4,000 रुपया के हिसाब से सब्सिडी शायद अभी आई नहीं है खाते में, लेकिन हाँ आने ही वाली होगी, आ जाएगी। लेकिन वो तो सरकार का जो योजना है, एक किसान को एक एकड़ में 4,000 रुपया सब्सिडी दे रही। और उसमें बताया है जिन जिन किसानों ने कायदे से लगाया है, थोड़ा सा बीज का भी डिफरेंस हुआ है उसमें। अगर पायनियर बीज लगाते हैं तो अभी जैसे हमारे यहाँ हिरनखेड़ा में गौर साहब से बात हुई, मुकेश गौर जी से, तो उनका 8 क्विंटल सरसों हुआ एक एकड़ में, किसी का 5, किसी का 3, किसी का 4, ऐसे कुछ हुआ है। तो अभी कम ही हुआ है, लेकिन अगर अच्छी तरह से अगर वो किया जाता है तो निश्चित 8-10 क्विंटल सरसों हो सकता है एक एकड़ में। जी, आने डॉक्टर साहब आ गए हैं, स्वागत। जी बहुत सुंदर। निश्चित रूप से जैसे भी सरसों की चर्चा मैंने सुना, तो सरसों भी मतलब पर अगले वाले सीजन के लिए, अभी इस सीजन में हमारी जो फसलें हैं उनमें हम ये 3 फसलें प्रमुखता से है ऑयल सीड में। तो उसमें मूंगफली है, वो जगनी जी जगनी का बीज अभी मिलके अभी लगाया जा सकता है क्या सर? अब बीज की उपलब्धता शायद मिल नहीं पाएगा, पर अगले साल थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे तो नेक्स्ट ईयर जरूर हम उपलब्ध करा पाएंगे। नहीं, पर चूंकि हमारा जो लैंडस्केपिंग एरिया है, प्लेन है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसमें हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। देखिए एक्चुअली में क्या है कि कुछ फसलों को छोड़ दें तो ज्यादातर फसलों को मतलब आप अच्छी सॉइल में बोएंगे तो वो और बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। जैसे हम कोदो कुटकी की बात करते हैं, कोदो कुटकी को हम बोलते हैं निग्लेक्टेड लैंड की फसल, तो वो वहां पर भी वो अच्छा देती है। मतलब जो वहां पर भी अच्छा दे रही है तो वो आपकी अच्छी जमीन में जाएगी तो और अच्छा देगी। ये बिल्कुल जी बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हाँ उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं कम है, इसलिए वो पत्थर में भी आपको उत्पादन दे रही हैं। तो हमको अगर हम जी इनको अच्छी जमीन में बोएंगे तो इनका उत्पादन ज्यादा मिलता है। अच्छी प्रैक्टिस अगर इनको साथ करते हैं तो इनका उत्पादन और अच्छा मिलता है। जैसे रागी को प्रति हेक्टेयर 30-30 क्विंटल तक ले रहे हैं, मतलब साउथ में, तो वो बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ 7 क्विंटल 6 क्विंटल में हम रागी लेते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड रागी हमारे यहाँ लगाते हैं, तो वो एक बढ़िया हो सकता है। सीएम राय साहब, डॉक्टर अनिल राय साहब। जी ओम, सदन को प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम सर। ये हमारे यहाँ केवीके में मिनी किट मिल रहा है फ्री में, इसका ये ऑयल सीड्स का। तो इस बार हम लोगों को देखें कितना मिलता है, जिसको लगाना है निश्चित लगाएंगे। और साथ ही आपने सर बताया कीगल, क्या पुलाव का मतलब क्या वो सब सॉइलर है क्या सर? सब सॉइलर है, वो सब सॉइलर है, तो उसका उपयोग करें आप। तो ये चीजल प्लाऊ है, एक तरह से सब सॉइलर है, तो ये नीचे तक जाता है, 2.5 फीट करीब नीचे तक जाता है, और ये आपकी जमीन को ब्रेक कर, मतलब जो हार्ड पेन बनता है उसको हटा देता है। तो ये गन्ने में आपका धान के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि धान में हम लगातार पडलिंग करते हैं। तो ये सब सॉइलर या चीजल प्लाऊ, इसका उपयोग हमको करना चाहिए। जी बने सिंह आर्य जी। जी आदरणीय सदन को कोटि कोटि नमन। फसल विविधीकरण करने के साथ ही अपन को प्राकृतिक खेती में सफलता मिल सकती है, अन्यथा
फसल विविधीकरण अगर नहीं करेंगे तो नहीं सफलता मिलेगी, ऐसा मैंने पहले भी विषय रखा था। तो बहुत सारे अपने साथियों ने उसको मानने से मना कर दिया था कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या बिना फसल विविधीकरण से अपन प्राकृतिक खेती में सफल हो सकते हैं, ऐसा मेरा पूछना था आदरणीय आपसे। बिल्कुल सही है आदरणीय बने सिंह भैया। हम अगर प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो हमको विविधीकरण पे ही जाना पड़ेगा। हम अगर बोलेंगे सिंगल क्रॉप करके तो वो तो प्राकृतिक है नहीं ना। प्राकृतिक मतलब जो जहां जैसा हो रहा हो वैसे उसको उगाना है, आपको उसमें प्रयास नहीं करना है, तो वो आपका नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। तो आप जब तक विविधीकरण नहीं करेंगे तो एक फसल दूसरे फसल को सपोर्ट देती है। वहां हमारी इसमें हम जो खेती करते हैं, कमर्शियल जो कल्टीवेशन करते हैं, इसमें एक फसल दूसरे फसल की कॉम्पिटिटर होती है। हम बिल्कुल नहीं चाहते, अगर धान हमारी लगी है तो कई बार तो हम धान में अगर हमारी IR32 लगी है या हमारे पास हाइब्रिड, आपके पास जो आपके यहाँ जो बासमती लगी है, तो बासमती में अगर आपका क्रांति का कोई पौधा हो तो उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब आपको उसके विदिन स्पीसीज भी, विदिन वैरायटी भी आप नहीं चाहते कि दूसरी वैरायटी आ जाए। तो इसमें तो आप नेचुरल फार्मिंग कर ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर आप जितना विविधीकरण करेंगे, अलग अलग तरह की क्रॉप लगाएंगे और उनके साथ एक दूसरे को का सामंजस्य बिठाएंगे, तो आपका जो प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट बैठेगा और आपकी उत्पादकता कम नहीं होगी। और आप एक तरह की फसल लगाएंगे तो आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। एग्रोनॉमी का एक प्रिंसिपल है, गहरी जड़ों के बाद उथली जड़ों वाली फसल लगाना चाहिए, ज्यादा खाद वाली चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसल लगाना चाहिए, गांठ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें लगाना चाहिए। तो ये अलग अलग तरह की चीजें हैं, हमको फसलों का क्रम बदलते रहना चाहिए। तो ये अगर सिद्धांत हम अपनाते हैं तभी हम ये जो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं इसको हम कर पाएंगे। जी भैया। आदरणीय, जैसे अपन प्राकृतिक खेती करें या भले रासायनिक खेती करें, फिर भी फसल अगर विविधीकरण अपनाएंगे तो अपना फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और रोग की बढ़वार कम होगी। ऐसा प्रैक्टिकल बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल ये प्रूफ है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि अगर हम अगर इसको लगाते हैं तो अगर फसल बदल के लगाते हैं तो आपको उत्पादकता अच्छी होगी, जमीन की उर्वरता बनी रहेगी और आपके संसाधन कम लगेंगे, आपकी बीमारियां कम आएगी, आपके कीड़े कम आएंगे, सब तरह से आपको लाभ मिलेगा। जी जी आदरणीय, धन्यवाद जी। ये इन पर सब पर रिसर्च हो चुकी है और ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी है। आदरणीय मीना जी, आदरणीय नारायण मीना जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, हरिओम, सदन को प्रणाम। जी मैं ये पूछ रहा था सर, ये जैसे अभी सोयाबीन बोया था हमने और सोयाबीन फसल बिगड़ गई थी, अब जमीन भूमि खाली पड़ी हुई है, इस समय 3 एकड़ है मेरे पास, तो उसमें अपन अभी कौन सी रागी लगाएं या कुटकी लगाएं या क्या लगा सकते हैं जो कम दिन की फसल हो और जो अपने अक्टूबर में कट जाए? कुटकी लग सकती है आपकी, कुटकी में समस्या नहीं है। जमीन पर पानी तो नहीं भरता है ना वहाँ पे? नहीं, वो प्राकृतिक खेती की जमीन है मेरी पूरी। बिल्कुल बढ़िया। उसमें मैंने लगाया था, तो इस बार क्या हुआ, मैंने जमीन, मेरे पास 18-20 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ में प्राकृतिक खेती है मेरी जी। तो उसमें क्या हुआ, धान लगती थी हर साल मेरी जी। तो इस बार भी मैंने कुछ धान लगाई है, 2 एकड़ में धान है उसकी, तो उसमें क्या पानी नहीं रुकता था बिल्कुल। प्राकृतिक खेती जितनी है उसमें कितना भी पानी भर दूं मैं दिन में ट्यूबवेल से, वो दिन में 2 बार भी यदि मैं गड्ढों को फुल कर दूं पानी खत्म हो जाता, उनमें रुकते ही नहीं पानी जी। तो इस बार लोग भगवान ने बोला कि इसके बाद 3 बार मचाई करिए आपके गड्ढों में। हमने 3 बार भी मचाई की गड्ढों में, इसके बाद भी स्थिति ये है कि धान की फसल में यदि 2 बार भी मैं दिन में पानी भर दूंगा, पानी पूरा जमीन सोख लेती है, यानी 100 फीट पानी का वाटर वो बन गया वो प्राकृतिक खेती में मेरा पूरा। ये तो मुझसे जमीन बहुत बड़ा फायदा हुआ मेरे लिए प्राकृतिक खेती से उसमें। और उसमें क्या है कि अपन कुछ भी यानी कीटनाशक नहीं, रासायनिक कुछ भी नहीं डलता है उसमें, पूरे उत्पाद घर पर ही बनते हैं उसके पूरे मेरे उसमें पूरे। तो अभी क्या हुआ, यहाँ होशंगाबाद में एक मीटिंग रखी थी कृषि विभाग ने, उसमें अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक आए थे उसमें, और उनसे वहाँ पर चर्चा हुई थी। वो क्या यहाँ पर प्राकृतिक खेती के लिए कुछ जमीन तलाश रहे थे यहाँ होशंगाबाद में, क्या हमें ऐसी भूमि दो
जिसमें 30 साल से कुछ आपने ना डाला हो, यूरिया डीएपी कुछ भी, तो यहाँ सबने बोल दिया ऐसे कोई जमीन ही नहीं यहाँ पे हमारे पास। 30 साल बहुत होते हैं इसमें जिसमें कुछ ना डाला हो हमने, तो कि नहीं आपकी यदि 30 साल से यदि आप डालते आए हो तो आप अभी भी यदि उसको प्राकृतिक मानते हो, 5 साल से कर रहे हो, तो हम उस फसल को ऑर्गेनिक फसल नहीं मानेंगे बिल्कुल। 30 साल से यदि आपने जमीन में कुछ नहीं डाला है और उसमें आप फसल ले रहे हो, तो वो ही ऑर्गेनिक और शुद्ध प्राकृतिक फसल कहलाएगी आपकी। तो विचार विमर्श करने के बाद काफी लोग थे उसमें, आईटीसी कंपनी के द्वारा हुआ था वो, तो उन्होंने फिर बैतूल के पास 130 एकड़ जमीन उन्होंने जंगल में तलाशी है, जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल बंजर टाइप उनकी, उसमें वो औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं। अमेरिका से मिली, जो अपनी सरकार की मिली है, साझा खेती होगी वो तो वहाँ पे। तो उनका ये कहना था कि आपकी फसल अभी कितना भी कर लो, आप प्राकृतिक उसको नहीं कह सकते। तो मैंने कहा नहीं सर, हम तो अभी 5-6 साल से ही कर रहे हैं, और कई लोग 10-10 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो हम सब उसी को प्राकृतिक ही मानते हैं और शुद्ध अनाज मानते हैं उनको। उन्होंने उसको नकार दिया है इस प्रकार से। ये वहाँ चर्चा हुई थी अभी, तो अभी भी जो फिर से एक आने वाले हैं, और एक बरसात के बाद दूसरी खेती के लिए, तो उस पर भी वो चर्चा करेंगे उस पर। जी वो यही करें। जी बहुत बहुत सुंदर मीना जी। ये जो आप खेती की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले आपके पास जो जमीन है उसमें आप ये लगा सकते हैं, कुटकी लगा सकते हैं, कुटकी आराम से हो जाएगी। जी और हाँ, कुटकी का बीज तो अभी मिला था, बिलाक से मिला था अब यहाँ से। हाँ, कृषि विभाग के पास होगा तो उससे ले सकते हाँ दिया उन्होंने, दिया है। और तिल में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, तिल भी आप लगा सकते हैं, पर आप लेट हो जाएंगे, 1 महीना आपका निकल गया है, तो अक्टूबर में कटेगी नहीं, तो तिल आप उसमें ले सकते थे, पर उसमें आप लेट हो जाएंगे क्योंकि वो 120 दिन तक जाती है तिल की फसल। 100 दिन की कोई वैरायटी तिल में है नहीं। तो अभी आप वो ले सकते हैं, जगनी, वो कुटकी ले सकते हैं, जगनी भी ले सकते हैं, पर जगनी का बीज अब नहीं मिलेगा आपको, नाइजर का। तो जगनी का बीज इधर नहीं मिलेगा सर। ये काफी लोग यहाँ से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं यहाँ पर। शरद भैया भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेहरा जी हैं, धर्मकुंडी में राकेश गौर जी हैं। ये मोटे अनाज के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, मगर मोटे अनाज का यहाँ मार्केट नहीं है। यदि हम उसको लगा लें, जैसे कोदू, कुटकी, रागी है, ज्वार है, तो इसका मार्केट नहीं मिलता है यहाँ पर हमारे लिए कहीं भी, इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं देते लोग बाग। सबसे बड़ी समस्या मार्केट की है, सबसे बड़ी समस्या मार्केट। नहीं, आप लगाएंगे, आपके पास अगर उत्पादन है ना, तो आप थोड़ा सा जो आपके यहाँ जो कृषि विभाग है उनसे थोड़ा सा बात करें। क्या एफपीओ इन्होंने हर जिले में, भारत सरकार ने एफपीओ बनाए हैं और मिलेट को भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जिले के डिप्टी डायरेक्टर के संपर्क में जो मिलेट प्रोड्यूसर लोग हैं, जो मिलेट के वो बनाते हैं, जो मिलेट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग उनके कॉन्टेक्ट में है। तो अगर आप बात करेंगे उनसे तो हो सकता है वो आपको, एक्चुअली क्या क्वांटिटी कम रहती है, तो इसलिए भी थोड़ा सा बाहर से व्यापारी वो नहीं हो पाते, तो ये समस्या है। तो एक बार अगर व्यापारी मतलब अपने पास अगर क्वांटिटी है, गांव में मिला के कुछ है, तो वो लोग ले लेते हैं और रेट भी आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। ये होशंगाबाद में भी सर 2-3 ये समूह हैं वो जो मोटे अनाज की जो उत्पाद बनाते हैं। एक केसलाम है उनका दुर्गा समूह, और एक उनका बनखेड़ी में है, दहलवाड़ा में, वो भी मोटे अनाजों को उत्पाद अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, बिस्कुट है, कई वो बनाते हैं प्रोडक्ट। ये लोग छोटे वो हैं, जो इंडस्ट्रीज है, बड़ी इंडस्ट्रीज है जो इस पे अब काम कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है। ये लोग तो ऐसा है, इनके पास 20 क्विंटल आ गया तो 20 क्विंटल इनके पास बहुत दिन हो जाता है कि 2 महीने का काम हो जाएगा, उतने को प्रोसेस करना, वो करना। थोड़े से बड़े लोग हैं जो हजारों क्विंटल में खेलते हैं, तो वो लोग वो टनों में खेलते हैं, हजारों टन उनको चाहिए। तो वो ऐसे लोग जो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और उस तरह की काम करते हैं, तो उन लोगों को हमको करना है, या जो 5 स्टार को आप सप्लाई कर रहे हैं, ये लोग अब जो बड़े मार्केट है, बिग बाजार है, इनमें सब जगह आपको कोदो कुटकी मिल जाएगा। तो ये सब कहाँ से लेते हैं? ये बड़े जो प्रोड्यूसर हैं उनसे, बड़े जो मतलब मार्केट के लोग हैं उनसे लेते हैं, और वो लोग आपको सार्टेक्स करके, वो क्या हो गया है कोदो कुटकी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंकर की। अगर आपने कोदो का चावल बनाया, तो पहले भी आप लोग देखते रहेंगे, कोदो का चावल बनाया और आपके छोटे मोटे कंकड़ आपके भोजन में आ जाते हैं, और वो एक बार भोजन में आया तो वो सब
जो मजा है भोजन का वो खत्म। तो ये अब जो नया तरीका आ गया उसमें ये है कि सॉर्टेक्स चाहिए। तो सॉर्टेक्स मशीन के बिना ये कहीं भी मतलब ये इनके चावल जो है कोदो कुटकी के ये उपयोग नहीं होते, और उससे कंकड़ पत्थर जो भी चीज होगी वो सब निकल जाती। तो एक तरीका ये है कि सॉर्टेक्स हो, और या डायरेक्ट उनको हम भेज दें जो इनको इस तरह के काम करते हैं। आदरणीय मेहरा जी। जी जी ओम। सदन को नमन। ये जो चर्चा चल रही बहुत अच्छी चल रही है, और निश्चित रूप से शासन भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। अब जैसे अभी जो जैसे मीना जी ने कहा 1 एकड़ मेरे पास भी खाली जमीन पड़ी हुई है, तो इस तरह से हम जो तो अभी आलू का कैसा क्या रहेगा इसमें? आलू लगा सकते हैं दादू, सब्जी में तो बहुत सारी संभावना है। सब्जी अगर कोई लगाना चाहता है, सब्जियों में आप आलू लगा सकते हैं, बरबटी लगा सकते हैं, फ्रेंच बीन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, भटा लगा सकते हैं, मिर्ची लगा सकते हैं। तो ये आलू आपका बढ़िया आराम से हो जाएगा। अर्ली जो आती है वैरायटी, कुफरी सिंदूरी आती है, कुफरी ज्योति आती है, इनको लगा सकते हैं। कितने दिन की होती है आलू की? आलू वो आएगा आपका, देखिए आप कच्चे अगर अर्ली निकालते हैं तो वो 90 दिन में 100 दिन में आ जाता है, और अगर वैसा निकालते हैं थोड़ा सा अच्छा पका के निकालते हैं तो 120 दिन लगते हैं। तो दोनों तरह से निकालते हैं। जो छिलके को थोड़ा सा पका नहीं होता उसमें भी आलू निकाल के नेक्स्ट फसल के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पर छिंदवाड़ा में वो भी प्रैक्टिस बहुत चलती है। तो यहाँ अभी अगस्त में आलू लग जाएगा। अभी उनकी जो फसल लगी है, किसी ने धनिया डाल दिया है, किसी ने ग्रीन मैन्योरिंग का मटेरियल डाल दिया, और वो अभी 10-15 दिन में उसको जमीन में मिला देंगे, या धनिया जिसका निकल गया होगा तो वो अपना आलू लगा देंगे। तो ये भी यहाँ पर प्रैक्टिस में है। जी जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी अपना प्रश्न कर। ओम, सदन को सादर प्रणाम। बहुत समय बढ़िया की चर्चा सीमा चल का रही है। ध्यान रखें, तो समय भी होने वाला है। सर, ये जो फसल विविधीकरण के लिए अपन चिया का उत्पादन कर सकते हैं रबी की फसल में, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। हमारे एक मिश्रौत के किसान हैं, उन्होंने किया है। तो गेहूं की जगह चिया। वर्मा जी, आदरणीय वर्मा जी, ये क्या है, ये जो हमारी फसलें हैं ये हमारी परंपरागत फसलें नहीं है। तो क्विनोआ भी हमारे यहाँ आया था, चिया भी हमारे यहाँ, पर ये लोग आपको लगाने वाले भी बीज बेचते हैं और आपके पास से चले जाते हैं। जब आपके पास अच्छी क्वांटिटी में जब माल हो जाता है तो कोई खरीदने वाला नहीं होता। हमने क्विनोआ खूब लगाया। उस समय जब हमारी क्विनोआ की बात चल रही थी तो लोगों ने कहा था कि 200 रुपए किलो आपका बिक जाएगा, ये हो जाएगा। हमने किसानों को लगवा दिया बालाघाट में। बाद में जब समय आया तो वो हमारे किसान भाइयों को उनका मटेरियल खरीदने वाले लोग नहीं मिले, क्योंकि ये सब बाहर की चीजें हैं। तो इस पर थोड़ा सा संभव नहीं है। समय हो चुका है, चूंकि 8 बज चुके हैं, और सर किनोवा में हमारे पास भी रखा, अभी 10-20 किलो हमने एक बार लगा तो दिया ऐसे था। चिया भी ऐसे ही होगा, आप लगाइए। चिया भी किनोवा क्या है? किनोवा क्या होता है? किनोवा आपका वो है, क्या कहना चाहिए, बथुआ होता है ना, बथुआ का भाई है। बथुआ या राजगिरा का भाई? बथुआ बथुआ। अच्छा, तो ग्लूटेन फ्री होता है ये? हाँ, सब होता है, बस आपको। पेड़ तो उसका राजगिरा जैसा बड़ा होता है थोड़ा। हाँ हाँ, बथुआ का। जी जी जी। तो चूंकि समय हो रहा है तो समय इजाजत नहीं दे रहा, और रंजना बहन जी का अलार्म आ गया है, तो हम अगर विराम दें, कोई अगर विशेष प्रश्न हो। जी, मुझे लगता है डॉक्टर रोशनलाल भैया, जो भी किसी भाई बहन के और भी प्रश्न होंगे तो हम ये शुक्रवार को आगे कर सकते हैं। शुक्रवार को कायम रखेंगे। गुरुवार हमारा इतिहास पर है और शुक्रवार को चर्चा आगे रहेगी, मगर हमारा समय को देखते हुए हम यही पर अब विराम देंगे। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि रोशनलाल भैया को भी जाना रहता है, और उन्होंने योग भी लिया और दूसरा सत्र भी उन्होंने पूर्ण किया। इस तरह मैं आज का समापन के लिए आदरणीय दिनेश भैया से निवेदन करती हूँ कि आज के योगहार क्लास को अपनी बात के साथ हमारे मुख्य वक्ता का आभार। जी आदरणीय दिनेश भैया। जी
जी, आदरणीय दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का योग सत्र बहुत सुंदर रहा और द्वितीय सत्र में बहुत ही सुंदर अच्छी वार्तालाप हुई और ये वाद संवाद हुआ। हालांकि मैं बीच बीच में जुड़ रहा था और हट भी रहा था, मेरा नेटवर्क कुछ गड़बड़ था और लेकिन जो ये वार्तालाप हुई है ये बहुत ही